गाइस, तो आज हम लोग आरसीसी का शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हैं। ये शॉर्ट नोट्स बहुत सी ज़्यादा क्रिस्प हैं और आप कोई भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो जो वनडे एग्ज़ाम है मेनली, जैसे कि हो गया एसएससी जेई या फिर कोई भी स्टेट के एई जेई, अगर आप ये शॉर्ट नोट से पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट नोट्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा एफ सी के इक्वल टू एफ एम माइनस सिग्मा जेड। एफ सी के क्या है हमारा? एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एफ एम क्या है? मीन स्ट्रेंथ, और सिग्मा जेड, जेड की वैल्यू 1.65। सिग्मा की वैल्यू जो है वो हमारी डिपेंड करती है कि क्या ग्रेड है आपका। M10 के लिए है 3.5, M15 के लिए भी 3.5। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि सिग्मा की वैल्यू क्या होगी फॉर M20 ग्रेड, तो M20 और M25 के लिए 4 और M30 एंड अबव के लिए 5। इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, हमसे FCK पूछ लेता है, FM दिया रहता है और सिग्मा बोल देता है, जैसे M15 का निकालिए आप FCK, FM दिया है आपको, और जेड की वैल्यू आपको पता ही है 1.65। कभी कभी डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लेता है। और FCK आप लोग को पता ही है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। FM मीन स्ट्रेंथ 50% पे फेल होगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या क्या है फॉर FCK। तो एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव रिजल्ट ग्रेटर देन होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ, ये दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उससे हमारा 4 कॉन्जिक्यूटिव रिजल्ट का एवरेज बड़ा होना चाहिए। और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू FCK -3। मेनली इस पे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट देके ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मॉडुलस ऑफ रप्चर या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग। आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि या तो मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालिए या टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.7 √FCK आपसे ये दे दिया जाएगा। M25 ग्रेड का है आपका कंक्रीट, आप बताइए मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होगा या टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग क्या होगा। तो 25 ही हो जाएगा हमारा FCK, तो 0.7 √FCK से आप मॉडुलस ऑफ रप्चर निकाल सकते हैं। फिर हमारा आता है कि FCR, FCT, FDT। तो हमारा जो है FDT जो है हमारा डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ये वहाँ होता है 0.5 to 0.6 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रप्चर। FCR क्या है? ये है हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर। FCT हमारा होता है 0.66। क्रशिंग टेंसाइल में होता है ये हमारा, जो कि है हमारा 0.66 टाइम्स ऑफ 0.7 √FCK। आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी कि FCT या फिर FDT निकालिए, लेकिन ये अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान में रखिए कौन बड़ा होता है और कौन किसका कितने टाइम्स है। फिर है सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, सिलेंड्रिकल स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ FCT। ये हमारा 2p/πdl, p हमारा लोड हो जाएगा, d डाया, l लेंथ। ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। FCT यही है हमारा, जो कि अभी हमने बताया था 0.66 टाइम्स होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर के। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये ध्यान रखिए कि ये ऐसे है, इसका फिर आगे टाइम्स ऑफ 0.7 √FCK। फिर शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये दोनों पास पास में ही लिखे गए हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि क्या चीज़, मतलब कि क्या शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। अगर पूछा जाता है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो 5000 √FCK, और लॉन्ग टर्म में क्या होता है क्रिप का इफेक्ट भी लिया जाता है, तो 5000 √FCK / 1 + थीटा। थीटा क्या है हमारा? थीटा है हमारा क्रिप रेशियो, जो कि होता है क्रिप स्ट्रेन बाई इलास्टिक स्ट्रेन। इसकी वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट आपसे वैल्यूज़ पूछ लेगा, जैसे कि 7 डेज़ के लिए 2.2, 28 डेज़ के लिए 1.6 एंड 1 ईयर के लिए 1.1।
देखिए आप ऐसे याद करिएगा कि पहले 7 दिन आता है, फिर 28 दिन, फिर 1 साल। तो 1 साल के लिए 1.1, ये 1 साल है 1 तो 1.1, और 7 के लिए 2.2, इसका जस्ट डबल कर दिया तो। और इसके बीच में जो 28 डेज आ रहा है तो वैल्यूज़ भी इसी के बीच में होगी, जो कि होती है 1.6। फिर है हमारा शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो और लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो, इसको भी पास पास में लिख दिया गया है। शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो है M = ES/EC, स्टील का इलास्टिक मॉडुलस और कंक्रीट का इलास्टिक मॉडुलस। और लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो हमारा हो जाएगा 280/3 सिग्मा CBC। अभी सिग्मा CBC निकालने का फॉर्मूला होता है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है FCK/3। फिर श्रिंकेज स्ट्रेन कितना होता है 3 × 10⁻⁻⁴, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर IS कोड किसके लिए क्या क्या है, सबको स्टील और RCC का पता रहता है। मेनली ये तीन ध्यान में रखने के लिए है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्री स्ट्रेस के लिए क्या है 1343 2012, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन 10262 2009, और लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए 3370 2009। ये 3 कोड ध्यान में रखिएगा। फिर आता है हमारा नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स हम M20 कंक्रीट तक करते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन मिक्स करते हैं। हाँ, नॉमिनल मिक्स की ये स्टैंडर्ड जो रेशियो है वो ध्यान में रखिएगा। M5 का है 1:5:10, M7.5 का 1:4:8, M10 का 1:3:6। M10 का बहुत बार पूछा जाता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप तीनों नंबर को ऐड कर दीजिए तो 10 आ जाएगा, जैसे 6 + 3 + 1 तो ये आ जाएगा 10। तो आप बहुत आसानी से M10 का पता कर सकते हैं। फिर M20 का भी बहुत बार पूछा गया है। तो M20 का होता है हमारा 1:1.5:3। तो जो M10 का है हमारा, उसी को अगर आप डिवाइड कर दें 2 से तो आपका आ जाएगा M20 का। जैसे M10 का है 1 तो इसको आप 1 का तो हमेशा इधर जो पहला लाइन है उसमें हमेशा 1 ही होता है। अब जैसे M10 का 3 था तो इसका हाफ़ करेंगे तो 1.5, 6 का हाफ़ करेंगे तो 3। M25 हो जाएगा 1:1:2। फिर अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सपोजर कंडीशन में कितने ग्रेड का यूज़ करना है और कितना कवर देना है, कितना वाटर सीमेंट रेशियो है और सीमेंट। मेनली आपको ये ध्यान में रखना है, ग्रेड और कवर ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप याद कर सकते हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो और सीमेंट कंटेंट भी याद कर लीजिए। जैसे माइल्ड मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो हम M20 यूज़ करेंगे। कवर है हमारा 20 mm का देंगे। वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 और सीमेंट kg/m³ में 300। मॉडरेट मतलब कि हमारा हो गया नॉन एग्रेसिव सॉइल में, तो ये होगा हमारा जो अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉरिंग है, ये एरो बताया गया है कि सीवियर के लिए है। तो मॉडरेट में हमारा M25 है। ये सब RCC का है, PCC का नहीं है। PCC का अब क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता है, मोस्टली RCC का ही पूछते हैं। तो बच्चे क्या RCC PCC दोनों याद करने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप RCC का याद रखें क्योंकि यही पूछा जाता है। आप मेनली ऐसी चीज़ें याद करें जो कि ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करके आप बस कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स आएंगे इसके वजह से। तो मॉडरेट में हमारा M25, कवर है 30 mm का देते हैं, और वाटर सीमेंट रेशियो कम होते जाएगा 0.5, और सीमेंट का है 300। फिर आगे देखते हैं सीवियर का है हमारा। सीवियर में क्या कंडीशन है, अगर आपसे बोला जाता है कि कोई एक स्ट्रक्चर जो कि इमर्ज्ड इन सी वाटर है तो आपको ध्यान रखना ये मतलब सीवियर का पूछ रहा है। तो कितना ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है M30, 45 उसका क्लियर कवर है, फिर 0.45 वाटर सीमेंट रेशियो एंड 320 उसका सीमेंट कंटेंट है। फिर वेरी सीवियर मतलब कि सी वाटर स्प्रे हो रहा है, और अगर टाइडल जोन बोले तो मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, इसलिए M35 है, 50 कवर है, 0.45 वाटर सीमेंट रेशियो एंड 340 हमारा सीमेंट कंटेंट। जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर कंडीशन ज़्यादा होते जाएगा वैसे वैसे हमको सीमेंट का कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा और वाटर सीमेंट रेशियो कम करनी पड़ेगी। फिर एक्सट्रीम कंडीशन में M40, 75 क्लियर कवर, 0.4 हमारा हो जाएगा
वाटर सीमेंट रेशियो और 360 सीमेंट कंटेंट। देखिए आप इसको ऐसे याद कीजिए, मतलब कि डाउन वाइज, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। और इसका कवर कैसे याद रखिए, 20, 30, 45, 50, 75। तो ये मतलब कि अगर आप ऐसे ध्यान में रखते हैं तो आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। जैसे M20 से स्टार्ट है, M20, M25, M30, M35, M40। अगर आप हॉरिजॉन्टल वाइज याद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज रहेंगी। जैसे सीमेंट कंटेंट हो गया 300, 300, 320, 340, 360। इस तरीके से आप वर्टिकल में पूरी टेबल याद कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या पूछ जाता है, जैसे Fe 250 लिखा है तो बोलता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, तो ये हमारा 250 हो जाएगा। उसी को बोल देता है कभी कभी यील्ड स्ट्रेंथ बताइए Fe 415 या Fe 250 की, तो जो Fy यहाँ पर डिनोट करता है वो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है, वही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। फिर आगे चलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला हमारा 0.87 Fy 5/4 टाउ बी डी। ये हमारा तब है जब प्लेन बार है एच और टेंशन में है, HYSD बार नहीं है, प्लेन बार है और हमारे टेंशन में है। अगर हम HYSD करते हैं तो टाउ बी डी को 60% से बढ़ा देंगे, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 × 1.6 × टाउ बी डी। और अगर कंप्रेशन में हो जाता है तो 25% बढ़ा देंगे, मतलब यहाँ पर 1.25 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हमारे कंप्रेशन और HYSD दोनों यूज़ करते हैं तो 1.6 × 1.25। इतना ध्यान में रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे कैसे पूछेगा क्वेश्चन कि Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील है हमारा, उसका डाया दिया है मान लीजिए 20 mm और टाउ बी डी की वैल्यू दी है, और बोलेगा कि हमने HYSD इन टेंशन यूज़ किया है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल फॉर्मूला याद रखिए कि प्लेन बार और टेंशन में ये फॉर्मूला होता है। अगर HYSD आ गया तो यहाँ पर हम 1.6 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत बच्चे क्या यही एक फॉर्मूले को इसको 4 फॉर्मूला बना देते हैं कि प्लेन टेंशन में है तो ये, प्लेन कंप्रेशन में है तो ये, HYSD टेंशन में है तो ये, HYSD कंप्रेशन में है तो ये। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से ये फॉर्मूला याद रखिए। और ये याद रखिए कि HYSD है तो 60% से बढ़ा देंगे और कंप्रेशन है तो 25% से, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि HYSD अगर बार यूज़ कर रहे हैं तो टाउ बी डी कितना % से बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे फॉर्मूले याद कर लेते हैं और वो फॉर्मूला कहाँ से आया है ये नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर आगे लैप लेंथ हो गया हमारा। कंप्रेशन में हमारा मैक्सिमम ऑफ LD क्या था हमारा, अभी जो निकाल रहे हैं ये हमारा था LD डेवलपमेंट लेंथ। तो ये इसका एप्लीकेशन टाइप का है। वैसे इस पर न्यूमेरिकल नहीं आते, डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर कंप्रेशन में है तो मैक्सिमम ऑफ LD और 24/5, डायरेक्ट टेंशन में है तो मैक्सिमम ऑफ 2LD और 35, और फ्लेक्सर टेंशन में मैक्सिमम ऑफ LD और 35। तो देखिए कंप्रेशन है तो हमारा 24/5 आएगा, आप ऐसे याद रखिए। और जहाँ भी टेंशन आए, चाहे वो डायरेक्ट टेंशन हो चाहे वो फ्लेक्सर टेंशन हो, तो 35 हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट टेंशन है तो उस केस में बस 2LD होगा, बाकी केसेस में LD होंगे। और सबका मैक्सिमम जिस भी केस में है उसका मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू 30 आई है, इसकी वैल्यू 25 आई है, तो कंप्रेशन में हमारा लैप लेंथ होगा 30, मैक्सिमम लेना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रेडियस ऑफ हुक। माइल्ड स्टील रेनफोर्स हो तो 2/5। ये देखिए ये है हमारा हुक, ये है रेडियस। तो अगर ये हमारा माइल्ड स्टील का है तो ये हो जाएगा हमारा 2/5, और अगर HYSD का है तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, और ये तो मोस्टली पूछा जाता है कि अगर 90 डिग्री है तो 8/5 होगा। 16/5 को हम लोग यू टाइप बोलते हैं। तो हमारा देखिए जैसे यू टाइप में क्या हुआ, एक तो ये 90 हुआ, एक और ये 90 हो गए, तो 90 और 90 दोनों मिल गए तो 180 बन गया। एक 90 के लिए कितना था 8/5, तो एक और 90 के लिए 8/5, तो दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया 16/5। ऐसे ध्यान में रखिए।
कि 8 फाई जो हमारा 90 डिग्री के लिए है, और हमारा वो बोलता है 45 डिग्री, तो इसके लिए हमारा 4 फाई है। फिर आगे मूव करते हैं। फ्लेंज बीम के केस में BF की वैल्यू जिस तरीके से मैंने लिखा है वैसे अगर आप याद कर रखेंगे तो आपको याद करने में काफ़ी इजी रहेगा। जैसे पहले हम कॉन्टीन्यूअस बीम का देखते हैं, सिर्फ अभी कॉन्टीन्यूअस की बात हो रही है। टी बीम का है BF इक्वल टू BW प्लस 6DF प्लस L0/6। BW सब में ऐड होगा, उसके आगे की वेरिएशंस हैं। अब टी बीम का आधा होता है हमारा L बीम, तो इसको L0/6 को L0/12 हो गया, 6DF को 3DF हो गया, और ये तो BW तो सब में कॉमन है। अब ऐसे आइसोलेटेड में आ जाइए। आइसोलेटेड में क्या है, BF इक्वल टू BW L0/B प्लस 4। अब इसका टी बीम है, इसका हाफ करेंगे तो 0.5 L0 हो जाएगा। और देखिए कैसे बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कौन सा कॉन्टीन्यूअस है कौन सा आइसोलेटेड। तो कॉन्टीन्यूअस मतलब कि लंबा, मतलब देखिए ये वाला आपका लंबा है एज़ कम्पेयर टू ये वाले फॉर्मूले। इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये कॉन्टीन्यूअस हो गई क्योंकि ये लंबी चीज़ है। आइसोलेटेड मतलब अलग से छोटा, तो ये हमारा 2 टर्म्स वाला, दोनों में कंपेरिजन करें तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये हमारा कॉन्टीन्यूअस का हो गया, नीचे वाला आइसोलेटेड का हो गया। और BF लेस देन इक्वल टू BW, जो हम लोग BF निकालेंगे उसको कंपेयर करेंगे B से, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो हमारा BF जो होना चाहिए वो कम या फिर बराबर होना चाहिए B के। B ये देखिए ये मोस्टली जो है ये न्यूमेरिकल में काम नहीं आता है, ये बस इतना है कि कभी कभी सेंटेंस में अगर पूछ लिया आपसे कि क्या कंडीशन है, अगर आपसे पूछ लिया कि B की वैल्यू है हमारी 100 और BF की वैल्यू है 50, तो हमारी BF की वैल्यू क्या होगी, तो हमारी BF की वैल्यू 50 हो जाएगी, क्योंकि 50 और लेस देन इक्वल टू 100 इतनी कंडीशन सही है। B कैसे निकालते हैं, BW प्लस ये स्पेसिंग दी हैं S1 प्लस S2/2 BW प्लस S/2। ये बस फॉर्मूला ध्यान में रखिए, न्यूमेरिकल इस पे आया नहीं है। L0 जब भी हम लोग L0 यूज़ कर रहे थे, देखिए यहाँ पर भी L0 है, ये भी L0 है, ये भी DF तो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लेंज है, और BW तो विड्थ ऑफ वेब है। तो L0 क्या है हमारा, L0 थोड़ा वेरी करता है। L0 हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो L हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ बीम दी है, कैंटिलीवर है तो 2L हो जाएगा। कॉन्टीन्यूअस में याद रखिएगा ये हमारा होता है 0.7 L। मोस्टली वो सिंपली सपोर्टेड का ही पूछते हैं, पर ये दोनों कंडीशंस भी याद रखिएगा, कॉन्टीन्यूअस का भी एक बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा लिमिट स्टेट मेथड। MUR लिम होता है R0 FCK BD²। वो क्या करते हैं कि हमको FCK की वैल्यू दे देंगे, B की वैल्यू दे देंगे और D निकालने को कह देंगे, या फिर कभी कभी FCK और D दे देंगे, B की वैल्यू निकालने दे देंगे, और MUR लिम दिया रहेगा। मतलब ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसमें R0 की वैल्यू स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करती है। Fe 250 के लिए हमारा 0.148, Fe 415 के लिए 0.138 और Fe 500 के लिए 0.133। AST लिम बाई BD 41.4 K0 FCK बाई FY। तो यहाँ से K0 की वैल्यू ध्यान में रखिएगा, 0.53, 0.48, 0.46। फिर XU लिम हो जाता है हमारा K0 इंटू D की वैल्यू दे देंगे। K0 की वैल्यू आप लोग को ये टेबल से देखनी रहेगी, टेबल आप लोग को याद करनी है, और XU लिम आ जाएगा। XU दिया रहेगा तो आप कंपेयर करके बताना रहेगा कि अंडर रेनफोर्स्ड है कि ओवर रेनफोर्स्ड है। तो जैसे मान लीजिए आपको D की वैल्यू दे दी गई है, FY तो दे ही दिया जाएगा स्टील का ग्रेड, तभी तो आप K0 की वैल्यू यहाँ पर लिख पाएंगे। FCK भी दिया रहेगा और B भी दिया रहेगा। XU लिम निकालेंगे आप, XU निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। XU हमारा अगर लेस देन है XU लिम से, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और अगर दोनों बराबर है तो बैलेंस, और अगर XU ग्रेटर देन है XU लिम से तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन। लेवर आर्म क्या होता है, D माइनस 0.42 XU। XU ये है हमारा। नेक्स्ट LSM जो है वो किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये पूछ लेते हैं। जैसे सर्विसिबिलिटी में आता है हमारा डिफ्लेक्शन, कोरोजन, वाइब्रेशन, क्रैकिंग, ड्यूरेबिलिटी, ये 5 चीज़ आती हैं, ध्यान में रखिएगा। फिर कोलैप्स में हमारा क्या हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, जैसे
डेड लोड और लाइव लोड हो तो 1.5 लेंगे। डेड लोड, लाइव लोड, विंड या अर्थक्वेक हो, दोनों में से कोई एक साथ दोनों नहीं आते हैं, बहुत रेयर केस है। दोनों में से कोई एक आया तो 1.2। डेड लोड और विंड लोड आया तो 1.5। अगर ओवरटर्निंग का केस है, अगर वहीं स्लाइडिंग का हो जाएगा तो 0.9 डेड लोड में मल्टीप्लाई एंड 1.5 विंड लोड में। सर्विसिबिलिटी में तो ऑलमोस्ट 1 होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लेकिन अगर डेड लोड और लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक या विंड आ जाए तो 0.8। मोस्टली ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाले केसेस होते हैं वो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सर्विसिबिलिटी वाले में क्या क्या क्राइटेरिया हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा। फिर ये हमारा ग्राफ आता है कि लैब में हम लोग FCK निकालते हैं, स्ट्रक्चर में हमारा FCK की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है स्लेंडरनेस इफेक्ट की वजह से और एंड फ्रिक्शन इफेक्ट की वजह से, तो हो जाता है 0.67 FCK। लेकिन हम लोग इसके लिए भी डिज़ाइन नहीं करते, हम लोग इसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे 1.5, तो 0.67 डिवाइड बाई 1.5 हो जाएगा हमारा 0.45 FCK। इसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं। देखिए लैब में आ रहा है FCK स्ट्रेंथ, हम डिज़ाइन कर रहे हैं 0.45 FCK ताकि सेफ़ रहें। फिर आ जाता है हमारा डिफ्लेक्शन चेक के लिए, तो 1 वे स्लैब है अगर और 2 वे स्लैब, ये पास में चीज़ें लिखी रहती हैं शॉर्ट नोट्स में ताकि आप लोग एक साथ पता चल पाए कि क्या पूछ रहा है। 1 वे स्लैब का पूछ रहा है कि 2 वे स्लैब में। मोस्टली क्या कॉपी में रहता है कि 1 वे स्लैब बहुत पहले पढ़ा दिया, 2 वे स्लैब बाद में पढ़ाएं, तो बच्चे क्या कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि क्या पूछ रहा है, दोनों चीज़ें क्या है एक साथ उनके दिमाग में नहीं आ पाती। तो 1 वे स्लैब पहली बात पूछ रहा है, तो इसमें क्या है कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टीन्यूअस। तो स्पैन बाय डेप्थ लेस देन इक्वल टू, ये जो डैश है वो वैल्यूज़ ये दी हैं। कैंटिलीवर में 7 है, सिंपली सपोर्ट में 20 है और कॉन्टीन्यूअस में 26 है। और स्पैन बाय डेप्थ ये हमारा तब तक रहेगा जब स्पैन की वैल्यू लेस देन 10 मीटर है, तो ये हो जाएगा हमारा 7, 20 और 26। अगर ग्रेटर देन 10 हो तो स्पैन बाय डेप्थ लेस देन इक्वल टू हमेशा रहेगा 10 बाई स्पैन इंटू, अब इंटू में यही है हमारा 7, 20, 26, यहाँ भी वही वैल्यूज़ आएंगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि स्पैन की वैल्यू क्या है, 10 से लेस है कि 10 से ग्रेटर है। 10 से ग्रेटर में ऐसे निकालेंगे, 10 से लेस में ऐसे निकालेंगे। क्या करते हैं डेप्थ की वैल्यू दे दी जाती है और स्पैन निकालने को बोलता है कि क्या होगा। वैसे स्पैन नहीं निकालने को बोलेगा स्पैन की वैल्यू दे दिया जाएगा आपको, क्योंकि स्पैन की वैल्यू देगा तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि 10 से कम है या 10 से ज़्यादा। फिर वो डेप्थ निकलवाएंगे और ये बता देंगे कौन सी बीम है, कैंटिलीवर है कि सिंपली सपोर्टेड है, कॉन्टीन्यूअस है। अब देखते हैं हम 2 वे स्लैब। 2 वे स्लैब में क्या है, स्पैन होता है हमारा लेस देन इक्वल टू 3.5 मीटर, लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये भी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें स्पैन बाई, इसमें टोटल डेप्थ होती है नीचे, यहाँ पर क्या था इफेक्टिव डेप्थ है, ये है हमारा टोटल डेप्थ। सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टीन्यूअस, माइल्ड है HYSD है, माइल्ड में 35 होती है, मतलब इसका मतलब ये हो गया स्पैन बाय टोटल डेप्थ इक्वल टू 35। अगर बोलता है सिंपली सपोर्टेड और माइल्ड स्टील से बना है, अगर सिंपली सपोर्टेड HYSD से बना है तो 28, कॉन्टीन्यूअस 40 और 32। तो इससे हम क्या टोटल डेप्थ निकालते हैं इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि नेक्स्ट क्या है हमारा लेटरल स्टेबिलिटी। लेटरल स्टेबिलिटी में हमारा कैंटिलीवर L/B का रेशियो रहता है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25 और 100 B/D। ये हमारा दो क्राइटेरिया है, एक कैंटिलीवर का, एक सिंपली सपोर्टेड कॉन्टीन्यूअस का। ये याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो L जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25 B और 100 B²/D, और सिंपली सपोर्टेड में 60 B और 250 B²/D। ये देखिए कि हमने इस पे हाईलाइट कर दिया, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि बच्चों को यही याद नहीं रहता कि शुड नॉट बी ग्रेटर देन है कि लेस देन इक्वल टू पूछा गया है। फिर आगे चलते हैं डिफ्लेक्शन जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसका सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर जैसे ही आपने एट कास्ट इन सीटू वर्ड देखा तो आप स्पैन बाय 250 लगा दीजिएगा, और बाकी जो भी अगर एट कास्ट इन सीटू नहीं दिखा तो मिनिमम स्पैन बाय 350 और 20 mm। ये सब शॉर्ट ट्रिक मैंने खुद से बनाए हैं, पढ़ते पढ़ते वो ओवर द टाइम आपको अपने से शॉर्ट ट्रिक्स बन जाते हैं, तो वही मैं शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके।
तो एट कास्ट इंस्टीट्यूट आपसे दिखा तो स्पैन बाय 250 लगाएं, नहीं दिखा तो मिनिमम ऑफ स्पैन बाय 350 और 20 mm। अब ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। जैसे हमारा आता है मिनिमम क्लियर कवर, बीम में 20 mm का देना है, स्लैब में 15 mm, कॉलम में 40 mm। फुटिंग में क्राइटेरिया है कि पीसीसी यूज्ड है कि पीसीसी यूज नहीं है। अगर पीसीसी है तो 50 देंगे और नहीं है तो 75 देंगे। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील बीम में कैसे निकालेंगे, AST बाई BD इक्वल टू 0.85 बाई FI। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इस पर। मोस्टली ये टेबल ही पूरी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा स्लैब का मिनिमम एरिया ऑफ स्टील और फुटिंग का दोनों का सेम है। FE 250 में 0.15% ऑफ BD। डी देखिए यहाँ पास कैपिटल D है, जो कि यहाँ पास देखिए BD में ये D स्मॉल d है। ये 0.8% ऑफ BD, ये भी कैपिटल D। कैपिटल D मतलब ओवरऑल डेप्थ। फिर हमारा मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील 4% ऑफ BD, यहाँ पास कैपिटल D। फिर 4% ऑफ BD इसमें भी, और अगर 6% BD होगा नॉट ओवरलैप, और 4% BD अगर ओवरलैप किया गया स्टील को तो ये है 4% ऑफ BD। तो मोस्टली मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील इन रेनफोर्समेंट 4% ऑफ BD होता है, एक्सेप्ट वन केस। फिर हमारा मैक्सिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया, ये स्लैब में होता है 3D और 300 अगर मेन रेनफोर्स बार है, इसका जो मिनिमम होगा। और अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट 5D और 450 मिनिमम। और हमारे ये कॉलम में हो जाएगा मैक्सिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम डाया 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये मोस्टली दो क्राइटेरिया काफ़ी पूछ जाते हैं। इनफैक्ट इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। तो आप लोग इस टेबल को या तो बना लीजिए या तो यहीं पर शॉर्ट मतलब कि स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। मिनिमम डायमीटर होता है स्लैब में शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.8 ऑफ स्लैब थिकनेस। इस पे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए स्लैब की थिकनेस 800 है तो बोला जाता है कि कितना हमारा मिनिमम डायमीटर होना चाहिए, तो 1/8 इंटू 800। वैसे स्लैब की थिकनेस 800 तो नहीं होगी, मान लीजिए 80 है तो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 से कम ही रखेंगे हम मिनिमम डायमीटर। फिर हमारा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, मिनिमम डाया है हमारा मैक्सिमम ऑफ डाया ऑफ लार्जर बार बाय 4 और 6 mm। और स्पेसिंग है मिनिमम, स्पेसिंग हमेशा मिनिमम होती है 16 ऑफ डाया स्मॉलर मेन बार B और 300 mm। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो फाई है, बच्चों को यही नहीं पता रहता कि एग्ज़ाम में जब वो जाते हैं फॉर्मूले तो याद कर लिए 5/4 और 6 और 16/5B और 300, यही नहीं पता है कि जो फाई है वो लार्जर बार का है कि स्मॉलर बार का है। तो इसमें होता है हमारा डाया में हमारा लार्जर मेन बार का, और जो स्पेसिंग है इसमें स्मॉलर मेन बार की, और B तो विड्थ और 300 mm। ये भी याद रखिएगा ट्रांसफर्स रेनफोर्समेंट में डायमीटर और स्पेसिंग निकालने क्राइटेरिया। फिर होता है मिनिमम इसेंट्रिसिटी। मिनिमम इसेंट्रिसिटी होगी हमारा मैक्सिमम ऑफ L0/5 प्लस B/30 और 20 mm। L0 तो आप लोग को डिस्कस किया गया है ऊपर, जो इसकी वैल्यूज़ है सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर में अलग अलग। B विड्थ है और 20 mm। इनमें से जो मैक्सिमम होगी वो हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी होगी। फिर है हमारा शेयर। शेयर का फॉर्मूला हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होता है VU/BD। शेयर स्ट्रेस जो हमारा है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, कितनी हमारी शेयर लग रही है बाय BD, शेयर फोर्स बाय BD। यह हो गया हमारा नॉर्मल शेयर स्ट्रेस, ये हमारा तोड़ने वाली ताकत होती है। इसकी वैल्यू अगर हमारा बीम जो है वो वेरी कर रहा है उसका विड्थ, तो अगर ऐसे वेरी हो रहा है तो क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, और ऐसे वेरी हो रहा है तो क्या होगा। तो इसका होता है टाउ V इक्वल टू VU प्लस माइनस MU/D tan β/BD। बीटा है हमारा, ये देखिए जो एंगल है ये है हमारी बीटा। MU मोमेंट निकालेंगे हम लोग, D हमारा डेप्थ है, BD विड्थ और डेप्थ। और अगर हमारा ये केस है तो माइनस करेंगे, अगर ये केस है तो प्लस करेंगे। बाकी आप प्लस माइनस में इतना कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों केसेस बस याद रखिएगा। अगर कैंटिलीवर वाला है ऐसे हुआ है हमारा तो नेगेटिव, और ये वाले केस में पॉजिटिव सिंपली सपोर्टेड में। फॉर्मूले याद रखिएगा। इस पे तो क्या डायरेक्ट हमारा एक्सप्रेशन बेस्ड पूछ लेता है कि क्या एक्सप्रेशन होगा हमारा सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर में, और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा
टाउ सी किस पे डिपेंड करता है? ये हमारी बचाने वाली ताकत होती है। ये होता है हमारा, डिपेंड करता है हमारा कि क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ है हमारी स्टील की और क्या ग्रेड है कंक्रीट का। अगर हमारा टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी, अगर ये जैसे टाउ सी क्या थी, बचाने वाली ताकत, और टाउ वी है हमारी तोड़ने वाली ताकत। तो अगर हमारी तोड़ने वाली ताकत ज़्यादा है बचाने वाली से, तो हमको शियर स्टिरअप प्रोवाइड करना पड़ेगा। शियर स्टिरअप कितना प्रोवाइड करेंगे? बचाने वाली कम है, तोड़ने वाली ज़्यादा है, दोनों को माइनस करके इंटू BD, तो हमारी शियर स्टिरअप प्रोवाइड करेंगे। और मिनिमम इसकी वैल्यू होगी 0.4, इससे तो ज़्यादा ही करनी है। फिर शियर कैपेसिटी ऑफ स्टिरअप, तो ये हमारा VUS अगर वर्टिकल है, सिंपल है 0.87 FY/ASV D/SB, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इसी पे न्यूमेरिकल आते हैं। बाकी ये दोनों एक्सप्रेशंस पूछे जा सकते हैं। अगर मल्टीपल इंक्लाइंड या सीरीज़ है तो इसमें हमारा कुछ नहीं, आगे साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा लग जाएगा। और अगर हमारा सिंगली इंक्लाइंड या बेंट अप बार है तो ये हमारा 0.87 FY/ASB/साइन अल्फ़ा हो जाएगा। मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, वर्टिकल का केस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं। वर्टिकल में हमारा 0.75 D, अगर इंक्लाइंड बोलता है तो D, और किसी भी केस में 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हमसे बोल रहा है कि वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट दिया गया है, D की वैल्यू है हमारी 100, तो वर्टिकल में हमारा ये कितना हो जाएगा 75, ये हो जाएगा हमारा 300 mm। तो हमको किसी भी केस में 75 mm से ज़्यादा नहीं देना है। ये जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है ये मिनिमम ऑफ होती है। वर्टिकल में हम ये वर्टिकल लेंगे और ये वैल्यू, और अगर इंक्लाइंड है तो ये और ये लेंगे, ये चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा टाउ सी मैक्स डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का है 0.62 √FCK। ये हमारा सिर्फ FCK पे डिपेंड करता है, जबकि अभी टाउ सी क्या था, FCK और परसेंटेज ऑफ स्टील पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और ये बेस्ड हमारा डायगोनल कंप्रेशन फेलियर पे। तो आज हम इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बचा हुआ पोर्शन करेंगे। ऑलमोस्ट 50% हो गया आपका। तो ये 15 से 16 पेजेस रहते हैं। RCC में 15 से 16 पेजेस हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं और कोई से भी एग्ज़ाम का आसानी से एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये बहुत जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं। मेनली शॉर्ट नोट्स का यही फ़ायदा होता है कि आप कम से कम आधे से 1 घंटे में, इनफैक्ट आधे से 1 घंटे में नहीं, कम से कम 15 मिनट में, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स आपने खुद लिखे होंगे तो आप 15 मिनट में रिवाइज़ कर लेंगे। अगर आपके पास ये शॉर्ट नोट्स है, जैसे जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए वो मैंने अपलोड भी कर दिया है, मतलब कि आप जाके वहाँ पर ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, तो आप 15 मिनट में रिवाइज़ कर लेंगे। मोस्टली मुझे यहाँ समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लगता है। और जिसको भी ये शॉर्ट नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकता है। सारे सब्जेक्ट्स के हैं, ऑल सब्जेक्ट्स। और FM के तो मतलब मोस्टली बच्चों को FM में इतनी दिक्कत होती है, जबकि मैंने 10 पेजेस में इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और सारे क्वेश्चंस उससे हो जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में मतलब यही है उसका कि कम से कम पेज में बनाएं, कम से कम चीज़ों में सारी चीज़ें कवर हो जाएं और क्वेश्चंस हो जाएं। सारे सब्जेक्ट से शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो जिसको भी चाहिए होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कवर करेंगे। इसमें मोस्टली अब 5-6 पेजेस और हैं और सब इम्पॉर्टेंट है, सब क्वेश्चंस आते हैं। इस सबसे देखिए, ये जैसे रिब्ड स्लैब है, बहुत लोग कन्फ्यूज़न रहता है क्या है रिब्ड स्लैब, और मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितना परमिसिबल है हमारा एग्रीगेट का साइज़, नॉमिनल कवर। और मैंने तो ये भी कहा है कि अगर जिसको शॉर्ट नोट्स नहीं चाहिए, अगर वो परचेस नहीं कर पा रहा है, बहुत मिनिमम कॉस्ट है वैसे तो, मतलब कि ऐसे ही 20-30 रुपये, और अगर कोई परचेस नहीं भी कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जैसे ये ग्राफ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर मोस्टली बच्चों को मैंने ये चीज़ क्यों लिखी है, फुल्ली प्री स्ट्रेस, मॉडर्नली, पार्शली, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें कितना क्रैक दिख रहा है, किस में क्रैक नहीं दिख रहा है। और फिर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं क्रिटिकल सेक्शंस के, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए आप लोग रिवाइज़ करते रहिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेनफोर्स कंक्रीट वॉल में कितना हमारा थिकनेस रहता है, कितना डायमीटर दिया जाता है, स्पेसिंग दी जाती है, क्या होता है फ्लैट स्लैब, क्या उसकी क्राइटेरियाज हैं। तो इतना है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग रिवाइज़ करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।